यहाँ सआदत हसन मंटो दफन है। उसके सीने में फने अफसाना निगारी के सारे इसरारो रमूज दफन हैं। वो अब भी मनो मिट्टी के नीचे दबा सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। एक अजीब हादसा हुआ है। मंटो मर गया है। वो एक अरसे से मर रहा था। कभी सुना कि उसके यार दोस्तों ने उससे संबंध तोड़ लिया है। कभी सुना कि उसके बीवी बच्चे फाकों पर गुजर कर रहे हैं। कभी सुना कि वो एक पागल खाने में है। बहुत सी बातें सुनी, हमेशा बुरी बातें सुनी, लेकिन यकीन ना आया, क्योंकि एक अरसे में उसकी कहानियां बराबर आती रही हैं। अच्छी कहानियां भी और बुरी कहानियां भी। ऐसी कहानियां जिन्हें पढ़कर मंटो का मुंह नोचने को जी चाहता था, और ऐसी कहानियां भी जिन्हें पढ़कर मंटो का मुंह चूमने को दिल चाहता था। ये कहानियां मंटो की खैरियत के खत थे। मैं समझता था जब तक ये खत आते रहेंगे मंटो खैरियत से है। क्या हुआ अगर वो शराब पी रहा है? क्या शराब खोरी सिर्फ साहित्यकारों तक ही सीमित है? क्या हुआ अगर वो फाके कर रहा है? इस देश की एक बड़ी आबादी ने हमेशा फाके किए हैं। क्या हुआ अगर वो पागल खाने चला गया है? इस सनकी और पागल समाज में मंटो ऐसे होशमंद का पागल खाने जाना कोई अचंभे की बात नहीं है। अचंभा इस बात पर है कि आज से बहुत पहले पागल खाने क्यों नहीं गया। मुझे इन तमाम बातों का ना तो कोई अचंभा हुआ और ना ही कोई हैरत हुई। मंटो खैरियत से है। खुदा उसकी कलम में और जहर भर दे। लेकिन आज जब रेडियो पाकिस्तान ने यह खबर सुनाई कि दिल की धड़कन बंद होने के कारण मंटो चल बसा, तो दिल और दिमाग एक लम्हे के लिए रुक गए। दूसरे लम्हे में यकीन ना आया। दिल और दिमाग ने विश्वास ना किया कि कभी ऐसा हो सकता है।
निमिष भर के लिए मंटो का चेहरा मेरी निगाहों में घूम गया। उसका रोशन चौड़ा माथा, वो तीखी व्यंग भरी मुस्कुराहट, वो शोले की तरह भड़कता दिल कभी बुझ सकता था? दूसरे क्षण यकीन करना पड़ा। रेडियो और पत्रकारों ने मिलकर समर्थन कर दिया, मंटो मर गया है। आज के बाद वो कोई नई कहानी न लिखेगा। आज के बाद उसकी खैरियत का कोई खत नहीं आएगा। अजीब इत्तेफाक है, जिस दिन मंटो से मेरी पहली मुलाकात हुई थी उस रोज मैं दिल्ली में था। जिस रोज वो मरा है उस रोज भी मैं दिल्ली में मौजूद हूं, उसी घर में हूं जिसमें आज से 14 बरस पहले वो मेरे साथ 15 दिनों के लिए रहा। घर के बाहर बिजली का खंभा वही है जिसके नीचे हम पहली बार मिले थे। ये मेरिन होटल का बार है। ये अंडर हिल रोड है जहां ऑल इंडिया रेडियो का पुराना दफ्तर था, जहां हम दोनों काम करते थे। ये मोरी गेट है जहां मंटो रहता था। ये वो सीढ़ियां हैं जहां हम कबाब खाते थे। ये उर्दू बाजार है। सब कुछ वही है, उसी तरह है। सब जगह उसी तरह काम हो रहा है, इसलिए दफ्तर भी खुला है, मेडन होटल का बार भी और उर्दू बाजार भी। क्योंकि मंटो एक बहुत ही मामूली आदमी था। वो एक गरीब साहित्यकार था। वो कोई सट्टेबाज ब्लैक मार्केटिया नहीं था कि कोई बाजार उसके लिए बंद होगा। वो कोई फिल्म स्टार नहीं था जिसके लिए स्कूल और कॉलेज बंद होते। वो एक सताई हुई जबान का सताया हुआ गरीब साहित्यकार था। वो मोचियों, तवायफों और तांगे वालों का साहित्यकार था। ऐसे आदमी के लिए कौन रोएगा? कौन अपनी दुकान बंद करेगा? इसलिए दफ्तर भी खुला है और उर्दू बाजार भी, जिसने उसकी हजारों किताबें बेची होंगी और आज भी बेच रहा है।
आज मैं उन लोगों को हंसता हुआ देख रहा हूं जिन्होंने मंटो से हजारों रुपए की शराब पी है। मंटो मर गया तो क्या हुआ? बिजनेस बिजनेस है, क्षण भर के लिए भी काम नहीं रुकना चाहिए। वो जिसने हमें अपनी सारी जिंदगी दे दी, उसके लिए हम अपने समय का एक क्षण भी नहीं दे सकते। क्षण भर के लिए उसकी याद को अपने दिलों में ताज़ा नहीं कर सकते। शुक्र के साथ, आजीजी के साथ, दिली हमदर्दी के साथ, बेकरार रूह के लिए जिसने हद तक नया कानून खोल दो, तोबा टैक्सी जैसी बेमिसाल अमर कहानियों की रचना की, जो समाज के निचली तहों में घुसकर उन पिसे हुए, कुचले हुए, दबे हुए समाज के टोकरों से विकृत चरित्रों का निर्माण किया, जो अपनी अपूर्व कला और यथार्थ चित्रण से गोरकी के लोअर डेप्थ्स की याद दिलाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन लोगों ने गोरकी के लिए नगर बसाए, मूर्तियां स्थापित की, अजायब घर बनवाए, और हमने मंटो पर मुकदमे चलाए, उसे भूखों मारा, उसे पागल खाने पहुंचाया, उसे अस्पतालों में सड़ाया, और आखिर में उसे यहां तक मजबूर कर दिया कि वो एक इंसान को नहीं, शराब की एक बोतल को अपना दोस्त मानने पर मजबूर हो गया। ये कोई नई बात नहीं है। हमने गालिब के साथ भी यही किया, प्रेमचंद के साथ भी यही किया, और आज मंटो के साथ भी यही करेंगे। क्योंकि मंटो उनसे कोई बड़ा साहित्यकार नहीं था जिसके लिए हम 5000 साल की संस्कृति की पुरानी परंपरा को तोड़ दें। हम इंसानों के नहीं, मकबरों के पुजारी हैं। आज दिल्ली में मिर्जा गालिब पिक्चर चल रही है। इस तस्वीर की कहानी इसी दिल्ली में मोरी गेट में बैठकर मंटो ने लिखी थी। एक दिन हम मंटो की भी तस्वीर बनाएंगे और उससे लाखों रुपए कमाएंगे, जिस तरह आज हम उसकी किताबों के एडिशन छाप छाप कर कमा रहे हैं। वे रुपए जिनकी मंटो को अपनी जिंदगी में सख्त जरूरत थी, वे आज भी उसके बीवी बच्चों को जिल्लत से बचा सकते हैं। मगर हम ऐसी गलती करेंगे नहीं। अगर हम अकाल के दिनों में चावल के दाम बढ़ाकर लाखों इंसानों के खून से अपने मुनाफे बढ़ा सकते हैं, तो क्या उसी मुनाफे के लिए हम एक
गरीब साहित्यकार की जेब नहीं कतर सकते। मंटो ने जब जेब कतरा लिखा था, उस वक्त उसे मालूम नहीं था कि एक दिन जेब कतरों की पूरी कौम से उसका वास्ता पड़ेगा। मंटो एक बहुत बड़ी गाली था। उसका कोई दोस्त ऐसा ना था जिसे उसने गाली ना दी हो। कोई प्रकाशक ऐसा ना था जिससे उसने झगड़ा ना मोल लिया हो। कोई मालिक ऐसा ना था जिसकी उसने बेइज्जती ना की हो। प्रकट रूप में वो ना प्रगतिशीलों से खुश था, न अप्रगतिशीलों से, न हिंदुस्तान से, न पाकिस्तान से, न चचा सैम से, न रूस से। जाने उसकी बेचैन और बेकरार आत्मा क्या चाहती थी। उसकी जबान बेहद तल्ख थी। शैली थी तो कसैली और कटीली। नश्तर की तरह तेज, नुकीले और कटीले शब्दों को जरा सा खुरच कर देखिए, अंदर से जिंदगी का मीठा मीठा रस टपकने लगेगा। उसकी नफरत में मोहब्बत थी, नग्नता में आवरण। चरित्रहीन औरतों की दास्तान में उसके साहित्य की सच्चरित्रता छिपी थी। आइए सुनते हैं मंटो की कुछ पंक्तियां। जमाने के जिस दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि ये ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है। दरअसल मौजूदा निज़ाम का नुक्स है। मैं हंगामा पसंद नहीं। मैं लोगों के ख़यालातों, जज्बात में हैजान पैदा करना नहीं चाहता। मैं तहज़ीबो तमद्दुन और सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए कि ये मेरा काम नहीं, दर्जियों का है। लोग मुझे सियाह कलम कहते हैं, लेकिन मैं तख्ते स्याह पर काली चौक से नहीं लिखता, सफ़ेद चौक इस्तेमाल करता हूँ कि तख्ते स्याह की स्याही और भी ज़्यादा नुमायां हो सके। ये मेरा ख़ास अंदाज़, मेरा ख़ास तर्ज है, जिसे फहिश निगारी, तरक्की पसंदी और खुदा मालूम क्या क्या कुछ कहा जाता है। लानत हो सादत हसन मंटो पर, कमबख्त को गाली भी सलीके से नहीं दी जाती। जिंदगी ने मंटो के साथ इंसाफ ना किया, लेकिन तारीख जरूर करेगी। मंटो 42 साल की उम्र में मर गया।
अभी उसके कुछ कहने और सुनने के दिन थे। अभी अभी जिंदगी के कड़वे तजुर्बों ने, समाज की बेरहमियों ने, वर्तमान व्यवस्था के आत्म विरोधों ने उसकी बेतहाशा व्यक्तिवादिता, अराजकता और तटस्थता को कम करके उससे टोबा टेक सिंह जैसी कहानी लिखवाई थी। गम मंटो की मौत का नहीं है, मौत लाजिमी थी, मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी। गम उन अनलिखी रचनाओं का है जिसे सिर्फ मंटो ही लिख सकता था। उर्दू साहित्य में अच्छे अच्छे कहानीकार पैदा हुए हैं, लेकिन मंटो दोबारा पैदा नहीं होगा और कोई उसकी जगह लेने नहीं आएगा। ये बात मैं भी जानता हूं और उसके सारे साहित्यकार दोस्त भी। हम सब उसके प्रतिद्वंदी, उसके चाहने वाले, उससे झगड़ा करने वाले, उससे नफरत करने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले दोस्त और हमसफर थे। आज जब वो हम में नहीं है तो हम में से हर एक ने मौत के शहतीर को अपने कंधे पर महसूस किया है। आज हम में से हर किसी की जिंदगी का एक हिस्सा मर गया है। वे लम्हे जो फिर कभी वापस ना आ सकेंगे। आज हम में से हर शख्स मंटो के करीब है और एक दूसरे के करीब तर। ऐसे लम्हे में अगर हम ये फैसला कर लें कि मंटो की जिम्मेदारियों को हम मिलकर पूरा करेंगे तो मंटो की खुदकुशी बेकार नहीं जाएगी। आज से 14 बरस पहले मैंने और मंटो ने मिलकर एक फिल्मी कहानी लिखी थी, बंजारा। मंटो ने किसी दूसरे साहित्यकार के साथ मिलकर कोई कहानी नहीं लिखी, ना उसके पहले ना उसके बाद। वे दिन बड़ी सख्त सर्दियों के दिन थे। मेरा सूट पुराना पड़ गया था और मंटो का सूट भी पुराना पड़ गया था। मंटो मेरे पास आया और बोला, ए कृष्ण, नया सूट चाहता है? मैंने कहा, हाँ, तो चल मेरे साथ। कहाँ? ज्यादा बकवास मत कर और चल मेरे साथ। हम दोनों एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए। मैं वहां अगर कुछ कहता तो सचमुच बकवास ही होता, इसलिए खामोश रहा। वो डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म प्रोडक्शन के मैदान में आना चाहता था। मंटो ने 15-20 मिनट की बातचीत में उसे वो कहानी बेच दी और उससे 500 रुपए नकद ले लिए।
बाहर आकर उसने मुझे 250 दिए और 250 खुद रख लिए। फिर हम लोगों ने अपने अपने सूट के लिए बढ़िया कपड़ा खरीदा और सीधे अब्दुल गनी टेलर मास्टर की दुकान पर गए। उससे सूट जल्दी तैयार करने की ताकीद की। सूट तैयार हो गए, हमने पहन भी लिए। लेकिन अब्दुल गनी टेलर मास्टर की सिलाई उधार नहीं, उसने हमें सूट पहनने के लिए दिए। कई माह बीत गए, हम उसका उधार ना चुका सके। एक दिन मैं और मंटो कश्मीरी गेट से गुजर रहे थे कि अब्दुल गनी टेलर मास्टर ने हमें पकड़ लिया। मैंने सोचा आज साफ साफ बेइज्जती होगी। अब्दुल गनी ने मंटो को गरेबान से पकड़ लिया और बोला, वो हटक कहानी तुमने लिखी है? मंटो ने कहा, लिखी है तो क्या हुआ? तुमसे सूट उधार लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी कहानी के अच्छे आलोचक भी हो सकते हो। ये गरेबान छोड़ो। अब्दुल गनी टेलर मास्टर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। उसने मंटो का गरेबान छोड़ दिया और बोला, या तेरे उधार के पैसे माफ किए। आज जब ये घटना याद आई तो मैं अब्दुल गनी की दुकान ढूंढता सीधा मोरी गेट पहुंचा, मगर वो वहां से जा चुका था। कई बरस हुए, पाकिस्तान चला गया था। काश आज मुझे अब्दुल गनी टेलर मास्टर मिल जाता तो उससे मंटो के बारे में कुछ बातें कर लेता। और किसी को तो इस बड़े शहर में इस फिजूल काम के लिए फुर्सत नहीं है। शाम को मैं जोए अंसारी एडिटर शाहराह के साथ जामा मस्जिद से 30 हजारी अपने घर को आ रहा था। रास्ते में जोए अंसारी मंटो की शख्सियत और उसके आर्ट पर बहस करते रहे। सड़क पर गड्ढे बहुत थे, इसलिए बहस में कई नाजुक मुकाम भी आए। एक बार पंजाबी कोचवान ने चौंक कर पूछा, क्या कहा जी? मंटो मर गया है? जोए अंसारी ने आहिस्ता से कहा, हाँ भाई, मंटो मर गया है। और फिर अपनी बहस शुरू कर दी। पंजाबी कोचवान ताना चलाता रहा और हमारी बातचीत सुनता रहा। मोरी गेट पहुंचकर उसने एक जगह अपने तांगे को रोक दिया और हमारी तरफ घूम कर बोला, साहब, आप लोग कोई दूसरा तांगा कर लीजिए, मैं आगे नहीं जाऊंगा।
उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। इससे पहले कि हम कुछ कह सकते, वो अपने तांगे से उतरा और हमारी तरफ देखे बगैर सीधा सामने की बार में चला गया। मैं अफसाना नहीं लिखता, अफसाना मुझे लिखता है। कभी कभी हैरत होती है कि ये कौन है जिसने इतने अच्छे अफसाने लिखे हैं।